अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में एक खंड से प्रश्न आता है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन अर्थात कि डिजास्टर मैनेजमेंट। जो काफी बुक में देखिएगा तो भूगोल जो होता है ज्योग्राफी क्लास 10th का उसी में आपको मतलब कि उसमें पीछे की तरफ जाइएगा तो एक खंड मिल जाएगा आपदा प्रबंधन का। तो आपदा प्रबंधन से देखिए काफी कम अंक का प्रश्न पूछा जाता है। आपदा प्रबंधन से कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पढ़ लें जिससे कि आपदा प्रबंधन में हमको बस जो प्रश्न पूछा जाए वो हमारे क्लास से आ जाए। तो अभी का ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूं कि वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो कोई भी आपदा प्रबंधन से ऐसा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा जो आप नहीं जानते होंगे। अर्थात कि आज हम लोग पूरा आपके सामाजिक विज्ञान का जो खंड है आपदा प्रबंधन उसको पूरा समाप्त करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहां पे देखिए प्रबंधन कहां पे मिलेगा आपको, तो सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में। और एक बुक में दिखेगा तो ज्योग्राफी में। इसमें सिलेबस में बता दूं तो 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन जिसमें बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। तीसरा है आपका प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप और सुनामी के बारे में। चौथा है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। पांचवा है आपदा काल में वैकल्पिक संसार व्यवस्था, आपदा और सह अस्तित्व। ये 6 चैप्टर हम लोग का सिलेबस है। मैं पूरा 6 चैप्टर आपको आइए टू द पॉइंट बता दे रहा हूं। इतना आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इससे कुछ फैक्ट्स आपको लिखा दूंगा जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले इन सभी चैप्टर का सारांश समझते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे पहला जो हम लोग का चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछता है कि आपदा क्या है। आखिर में आपदा प्रबंधन हम लोग पढ़े तो आपदा आखिर में है क्या। तो आपदा क्या होता है, तो बृहत स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा अचानक हुआ घटना जिसका कोई भी पहले से पूर्वानुमान नहीं हो और वो बृहत स्तर पे जान माल की क्षति पहुंचाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपदा बोलेंगे। आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक की आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, प्राकृतिक आपदा मानव जनित आपदा। अब देखिए प्राकृतिक आपदा आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक आपदा क्या है, तो वही बृहत स्तर पर जो प्रकृति के द्वारा था कि जिसमें मानव का कोई भी योगदान नहीं हो, अगर कोई भी अचानक ऐसा घटना होता है जिससे कि काफी बृहत स्तर पे जान माल का नुकसान पहुंचा है तो हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक आपदा। वही आपसे पूछा जाए कि मानव जनित आपदा क्या है, तो मानव की क्रियाओं के द्वारा चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे क्रियाओं की वजह से कोई ऐसा आकस्मिक आप घटना हो जाए जिससे कि काफी बृहत स्तर पे मतलब कि बड़े स्तर पे जान माल का नुकसान हो तो हम क्या बोलेंगे, मानव जनित आपदा। अर्थात कि प्राकृतिक आपदा में मानव सीधे सीधे उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन वहीं पे मानव जनित आपदा हम लोग के द्वारा लाया जाता है। अब देखिए काफी बार उदाहरण पूछा जाता है। आप देखिएगा प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, तो उसके लिए क्या पूछा है, उदाहरण पूछ रहा है। तो प्राकृतिक आपदा के उदाहरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल का फटना, जंगलों में आग लगना, हिमस्खलन, ओलावृष्टि मतलब जो ओला वगैरह गिरता है, पत्थर वगैरह पड़ता है बारिश में, तो ये सभी प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, सूची इतना अगर आप जानते हैं तो आसानी से आप इसमें से खोज लेंगे हाँ कौन सा प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि बाढ़, सुखाड़ ये सभी प्राकृतिक आपदा है। मानव जनित आपदा ये भी पूछता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है या कौन मानव जनित आपदा है, ये प्रश्न पूछे तो मानव जनित आपदा का उदाहरण है आग लगना। अच्छा यहीं पे देखिए आग लगना मतलब जो सामान्य जनरल वे में आग लगता है, जैसे गैस से लग गया, चूल्हा से लग गया, तो वो सब आग लगना मानव जनित आपदा है। वहीं जो जंगल में आग लगता है, ऑटोमेटिक लग जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा। ये दोनों बात आपको समझ के रखना है। सांप्रदायिक दंगा, जो भी धर्म जाति लिंग के आधार पर दंगा हम लोग कराते हैं हम लोग का उसमें योगदान है, ये मानव जनित आपदा है। आतंकवादी घटनाएं, महामारी, ये सभी क्या है, मानव जनित आपदा है। तो अभी तक आप लोगों ने समझा कि आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या है, मानव जनित आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा के उदाहरण और मानव जनित आपदा के उदाहरण। मैं कुछ कुछ सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूं जहां से सीधे सीधे बस प्रश्न आ जाए। यहां पे देखिए आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे कि भारत में सबसे विनाशकारी चक्रवात कब आया था, तो याद रखेंगे 29 अक्टूबर 1999। भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो एक बार 1934 में आया था, एक बार 1967 में। भारत के प्रमुख सुखाड़ तो 1966 में, 1966 में, और आपका 1987 में आया था। भारत में प्रमुख सुनामी 2004 में आया था। तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि भारत में विनाशकारी चक्रवात कब आया था, तो आपको याद रखना है, सभी नोट कर लीजिएगा। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था, भारत में प्रमुख सुनामी कब आया था, तो सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा आपको। अब ये सब याद रहना चाहिए फैक्ट्स, क्योंकि मैं ज्यादा फैक्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप जानते हैं ज्यादा फैक्ट्स ही पूछा जाता है।
आगे मैं पूरा बताऊंगा सब्जेक्टिव में किस टाइप के प्रश्न आएंगे। अब देखिए, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। अभी तक आपने आपदा समझा, अब प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि आपदा से कैसे हम प्रबंधन मैनेजमेंट करेंगे, कैसे उससे बाहर निकलेंगे। तो वही कह रहा है आपसे कि प्राकृतिक आपदा के आखिर में प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ता है। ये प्रश्न सीधे सब्जेक्टिव हो गया। तो उत्तर में आपको इस तरह लिखना होगा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े स्तर पर हानि होती है, जिसकी भरपाई में कई वर्ष लग जाते हैं, अतः इसका प्रबंधन किया जाना जरूरी है, जिससे विकास कार्य किया जा सके। मतलब क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि प्राकृतिक अगर कोई भी आपदा या अगर हम लोग प्रबंधन नहीं करेंगे तो विकास कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे कहीं पे भूकंप आया या कहीं पे भूस्खलन हुआ पहाड़ी क्षेत्र में, और पहाड़ी क्षेत्र में आप जाते हैं ज्यादातर एक ही मार्ग होता है, ठीक है, बाईपास आप नहीं जा सकते, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे समतल भूमि पे है तो यहाँ से चलिए ये मार्ग अवरुद्ध हुआ तो आप साइड से कहीं से भी निकल सकते हैं। बट पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ काट कर एक ही रास्ता बनाया गया है। अब समझो वहां पे भूस्खलन हुआ, पहाड़ टूटकर गिर गया, पूरा रास्ता जाम, तो अगर उसको नहीं हटाया जाएगा, उसका प्रबंधन नहीं किया जाए तो क्या होगा, पूरा मतलब कि चारों तरफ एक जाम की स्थिति हो जाएगा। जो भी वहां से परिवहन होगा या जो भी कच्चा माल आगे कंपनी होगा, मतलब सारा कार्य बाधित हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रबंधन की आवश्यकता पड़ता है। आपदा प्रबंधन कितना स्तर पे हो सकता है, तो सबसे निचला स्तर है गांव के स्तर पे हम लोग कर सकते हैं, प्रखंड के स्तर पे, जिला के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। आपदा प्रबंधन की सफलता के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। ये बिल्कुल की पॉइंट है कि आप जब आपदा प्रबंधन तभी सफल हो सकता है जब सरकार के साथ साथ आम लोग की सहभागिता। क्योंकि कहीं पे भी कोई भी आपदा आएगा तो वहां पे सबसे पहले वहां के जो स्थानीय लोग होंगे वही वहां पे पहुंचते हैं, उसके बाद ये सभी प्रशासन आएगा, जिला स्तर पे जो भी आपदा प्रबंधन समूह रहेगा वो कार्य एक्टिव होगा, राज्य राष्ट्रीय स्तर पे तो लोग बाद में पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले आम लोगों की आवश्यकता है। अब यहां तक से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं ये प्रश्न आपको नहीं बताऊंगा, यहां पे मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसको जरूर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा कि आपसे बन रहा है। जैसे कह रहा है कौन प्राकृतिक आपदा है, तो आप जानते हैं कौन इसमें से प्राकृतिक आपदा है, भूकंप। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आग लगना। आपदा से आप क्या समझते हैं, मैं अभी आपको समझाया। आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की विवेचना करते हो। प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूं ले लिए होंगे, कभी भी क्लास को देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट में हमको क्या पढ़ना है, तो इसमें अपने को पढ़ना है कि बाढ़ और सुखाड़ के बारे में, ठीक है। मेनली हम लोग को दो चीज पे फोकस रहेंगे, बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। अब देखिएगा ध्यान से, फैक्ट्स है, मैं सिर्फ वही बात बता रहा हूं जहां से प्रश्न आएगा। बाढ़ तो नदियों की तली में अवसाद के जमाव तथा अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आती है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अब यहां से देखिए कितना प्रश्न आपसे यहां से मिल गया एक लाइन में। प्रश्न पूछेगा आपसे कि बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियों के तली में अवसाद का जमाव, मतलब जो नदी है उसके तली में अगर अवसाद जम जाएगा, जैसे पानी आता है कहीं पे उसका अवसाद जमेगा तो पानी अंदर नहीं जा पाता है, तो सीधे वो बाढ़ के रूप में, मतलब सीधे वहां से जो भी बांध वगैरह होगा उससे ऊपर निकलेगा और बाढ़ की स्थिति चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरा होता है अतिवृष्टि के कारण, मतलब ज्यादा बारिश होगा तभी ये भी बाढ़ का कारण हो जाता है। अब देखिए तो यहां से आपने क्या समझा कि बाढ़ क्यों आता है, तो दो फैक्ट्स फिर से मेरे साथ दोहरा कर याद कर लेंगे कि नदी की तली में अवसाद के जमाव और अतिवृष्टि के कारण। अब बिहार का उत्तरी क्षेत्र, ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि बिहार के किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो उत्तरी बिहार अर्थात कि उत्तरी क्षेत्र। तो ये दो फैक्ट्स यहां से याद रखेंगे। कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का शोक, ये तो आप जानते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। बाढ़ के दुष्परिणाम, कि बाढ़ आने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको टू द पॉइंट सिर्फ की पॉइंट बता रहा हूं, बट आपको इस पे उत्तर जब आएगा, मान लीजिए आ जाए 2 अंक पे प्रश्न कि बाढ़ के दुष्परिणाम बताएं, तो आपको लिखना होगा कि बाढ़ से निम्नलिखित दुष्परिणाम है। ये सभी पॉइंट 1 2 3 4 देकर लिख दीजिएगा, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 2 अंक का प्रश्न है, आप 4 पॉइंट बता दिए, 2 अंक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बाढ़ से क्या क्या दुष्परिणाम है, तो महामारी की आशंका, पहला दुष्परिणाम कि जब बाढ़ आएगा चारों तरफ आप देखते हैं कि जल उगारा का जमाव जब हो जाएगा तो महामारी फैलने की आशंका करते हैं। जहां पे भी जल जमा और जैसे ही जल प्रदूषित हुआ, ज्यादा देर तक जमा होगा तो आप जानते हैं उसमें छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा वगैरह उत्पन्न होना शुरू कर देता है। तरह तरह के मच्छर उत्पन्न होंगे जो कई तरह के बीमारी को लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाते हैं। तरह तरह के सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, तो महामारी की आशंका होती है। जान माल की क्षति होता ही बाढ़ से। बाढ़ आएगा तो कितने लोगों को, मतलब कि वहां पे
अपने साथ बहा ले गया पानी, उसके साथ साथ काफी लोगों को क्षति मन होता है, तो आप जानते ही हैं। फसलों को बर्बाद कर देता है, काफी फसल टूट वगैरह जाते हैं, काफी जगह पानी लग गया तो उसमें जो फसल है वो सड़ उड़ जाएगा। फिर जहरीली जीव जंतुओं को खुले जगह पर आ जाना, क्योंकि बाढ़ जो है नदी के पानी के द्वारा आएगा, नदी का पानी कई जंगल से होकर कई रास्तों से होकर आ रहा है, तो वहां पे जो भी जीव जंतु है जहरीला जो जंगल में थे वो भी खुले में आ जाएंगे। और उससे साथ मिट्टी की उर्वरता पर भी प्रभाव पड़ता है कि मान लीजिए बालू वाला मिट्टी लाकर कहीं पे खेत वगैरह में छोड़ दिया, बाढ़ का पानी चला गया, फिर वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये तमाम बाढ़ के दुष्परिणाम है, जिसको आपको कॉपी लेकर नोट डाउन करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इतना आप लोग याद कर लेंगे, आपदा प्रबंधन में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। अब अगला देखिए टॉपिक क्या है, कह रहा है बाढ़ के प्रबंधन का उपाय। बाढ़ के प्रबंधन हम लोग कैसे करेंगे, तो अगर पूछ दे परीक्षा में कि बाढ़ के प्रबंधन के उपाय बताइए, तो लिख दीजिएगा बाढ़ के प्रबंधन के निम्नलिखित उपाय हैं, 1 2 3 4 5 6, जितना ही इतना पॉइंट लिख देंगे पूरा अंक मिल जाएगा। पहला उपाय क्या है कि पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेना। कि मान लीजिए पानी का, देखिए बाढ़ एक ऐसा चीज, जैसे भूकंप होता है तो अचानक आता है, बट बाढ़ जब होगा तो पहले से पानी का स्तर वहां पे जांच होते रहता है। कहीं पे भी जाइएगा जहां से बाढ़ की स्थिति है, तो पहले से वहां पे उस पूर्वानुमान बता दिया जाए, ताकि लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा आसपास से, ताकि कम जान माल की क्षति हो। तो वहां पे पानी का स्तर वगैरह चेक करना। बांध एवं तटबंध का निर्माण करना। बांध बांधकर हम जानते हैं नदी के पानी को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं, ठीक है, जहां पे पानी वगैरह नहीं है। स्तंभों पर आधारित मकान का निर्माण करना, जो स्तंभ पर बीम वगैरह पर जो मकान बनता है, वैसे आएगा तो क्या होगा, बाढ़ आ रहा है तो बीम, देखिए बाढ़ पानी किस चीज को मतलब कि ढकेल देता है, तोड़ देता है। जैसे मान लीजिए घर पूरा ऐसे दीवार पे है, नींव वगैरह जो है, अब नींव है घर का, अब इसमें जब पानी आएगा तो पानी का एक काम है कि पानी जब मतलब बहता पानी को कोई रोक ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं निकलने के लिए अपना जगह बना ही लेगा। अब यहां से इसको जगह नहीं मिला तो इसको तोड़ देगा या इसकी नींव को कमजोर कर देगा। और वहीं सोचिए बीम वाला मकान है ऐसे ऐसे, तो पानी आएगा यहां से निकल गया, उसको जगह मिल गया तो इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो है स्तंभ पर आधारित मकान का निर्माण करना। नदी तट से मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर होना चाहिए, ठीक है, ताकि नदी के तट पे आपका मतलब कि घर नहीं होना चाहिए। बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछता है कि बाढ़ के समय कहां जाना चाहिए, तो ऊंचे स्थान पे। खदान भंडार करना, मतलब जहां पे भी बाढ़ होगा रहता है वहां पे वहां के लोगों को पहले से मान लीजिए 2 3 दिन चारों तरफ पानी फैल गया तो उनके घर में आवश्यक खदान होगा, तभी वहां पे वो जीवित रह पाएंगे। आवश्यक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। मैं शुरू में बता दिया, बाढ़ आएगा पानी लगता है तो तरह तरह के सूक्ष्म जीव मच्छर वगैरह एक्टिव हो जाएंगे, तो आवश्यक दवा का छिड़काव होते रहेगा, तो उस महामारी को फैलने से हम लोग रोक सकते हैं। तो बाढ़ प्रबंधन के ये तमाम उपाय है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इससे तो देखिएगा हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इसको जरूर याद कर लेंगे। यहाँ पे जो लिखा गया है भारत के प्रमुख बांध, इससे प्रश्न नहीं आया ज्योग्राफी में, इससे ज्योग्राफी में प्रश्न पूछता है या आपदा प्रबंधन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देख लीजिएगा यहाँ पे समझेंगे। भाखड़ा, देखिए बांध मतलब कि भारत जब आजाद हुआ तभी से बांध बनाने का कार्य शुरू हुआ था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। और आप जानते हैं हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बांध को भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा भाखड़ा नागल बांध आपसे पूछेगा कि ये कहाँ किस नदी पे बनाया गया है, सतलज नदी पे। नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पे। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। यहाँ पे कावेरी परियोजना कावेरी नदी पर। रिहंद बांध कहाँ बना है, रिहंद पे। तो इससे प्रश्न खूब पूछता है। भाखड़ा नागल बांध तो कई बार पूछा है, सतलज नदी पे बनाया गया है। नर्मदा परियोजना तो ये तो ठीक है, आसान है, नर्मदा नदी पे है, लेकिन ये सब याद रखेंगे। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। कावेरी परियोजना कावेरी पर है। रिहंद जो है रिहंद नदी पे है, ठीक। अब देखिए जो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत ये सब बांध बनाया गया, अर्थात कि एक बांध से काफी ज्यादा उद्देश्य को ये पूरा करती है। कि वहीं पे कृत्रिम जलाशय वगैरह बना दिया गया, जहां पे पर्यटन का विकास हो गया। वहीं पे पन बिजली वगैरह लगाकर टरबाइन वगैरह पन बिजली बनाया जा रहा है, मतलब कि बहुत सारे उद्देश्य को वो पूरा करता है सब बांध। अब यहाँ पे पूछता है कृत्रिम जलाशय, कि किस नदी के किस बांध पे कौन सा कृत्रिम जलाशय बना है, जहां पे मतलब कि कृत्रिम जलाशय मतलब मानव निर्मित जलाशय, जहां पे पर्यटन के दृष्टिकोण से जो अच्छा हो, जहां पे कोई खतरा नहीं हो, सभी पर्यटक जाकर वहां पे आनंद ले सके। अब यहाँ पे देखिएगा गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहां पे है, तो सतलज नदी पे, ठीक है। और किस बांध पे है, तो भाखड़ा नांगल बांध पे। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय कहां है, नर्मदा नदी पे। नर्मदा परियोजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है। नागा अर्जुन सागर कृत्रिम जलाशय कृष्णा नदी पे है। कृष्णा सागर तो कावेरी नदी पे है, याद रखेंगे। पंत सागर रिहंद नदी पे है। तो इससे खूब प्रश्न आएगा
कि पूछेगा कि ये कृत्रिम जलाशय किस नदी पे है, तो यहाँ पे, या ये सब बांध किस नदी पे बनाया गया, तो इस नदी पे। तो इस तरह आपको इसको याद रखना है। अगला यहाँ पे जो जानकारी है सुखाड़ के बारे में, कि सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा का होना, जिससे जल की आपूर्ति में भारी कमी आ जाता है, सुखाड़ कहलाता है। अभी हम लोगों ने बाढ़ को समझा कि बाढ़ कैसे आता है, तो नदी के तल में अवसाद के जमाव या अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश की वजह से। अब कह रहे सुखाड़ कब होता है, तो जब भी जो औसत वर्षा होता है उस वर्षा से 75% कम बारिश होगा, तो कहेंगे कि सुखाड़ की स्थिति हो गया। ठीक है, तो सुखाड़ जब औसत वर्षा से, सामान्य वर्षा से 75% कम बारिश होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुखाड़ बोलते हैं। ऐसे इस पाठ में हम लोग को बाढ़ और सुखाड़ के बारे में ही पढ़ना था। अभी यहाँ पे देखिएगा सुखाड़ से क्या क्या दुष्परिणाम है। देखिए आपदा है तो आपदा से कोई बेनिफिट तो हो नहीं सकता है, आपदा है तो उसे शुरू में ही आपदा की परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ा, इससे जान माल का बृहत स्तर पे क्षति होता है। तो ये नहीं पूछेगा कि सुखाड़ से लाभ बताइए, बाढ़ से भूकंप से कुछ लाभ है, नहीं है। आपदा है तो इसे सिर्फ नुकसान ही होगा। अब सुखाड़ के दुष्परिणाम क्या है, तो फसल उत्पादन में, यहाँ पे क्या था, फसल, ठीक है, फसल उत्पादन में कमी होता है। आप जानते हैं सुखाड़ आ जाएगा, नमी जब धरती का खत्म तो फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। पेयजल का अभाव हो जाता है, कल वगैरह सब चीज सूखना शुरू हो जाएगा जब भी सुखाड़ होगा। तो चारे की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सुखाड़ से कैसे हम लोग बच सकते हैं, तो दो तरह की योजनाएं लागू करके हम लोग सुखाड़ से बच सकते हैं। एक दीर्घकालिक योजना, एक अल्पकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना क्या होता है कि लंबे समय तक मतलब कि चलेगा, अर्थात कि इसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो होता है वो, और ये शॉर्ट टर्म मतलब कि जब आया, इसको यूं समझिए कि जैसे सुखाड़ आया तो ये चीज हमको अपनाना है, और सुखाड़ नहीं आए इसको रोकने के लिए ये सब चीज अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं। तो अल्पकालिक योजना में जल संग्रह करना चाहिए, गड्ढा बनाकर जल संचित करना चाहिए, बोरिंग और ट्यूबवेल से जल प्राप्त करना चाहिए। और दीर्घकालिक योजना में कुआं, नहर, आहर, पाइन, तालाब, वृक्षारोपण इत्यादि करना होगा सुखाड़ को रोकने के लिए। इस तरह ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अब यहां से देखिए सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है, ये सब प्रश्न है, तो आगे हम लोग सुनामी के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सभी प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, और इसको जरूर इसका उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार ध्यान से, जो भी चीज आप पढ़े उसे किस रूप में प्रश्न आएगा, यहाँ पे प्रश्न तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेंगे। अगला जो पार्ट है वो है आपसे प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से भूकंप और सुनामी के बारे में। अब ध्यान से देखते चलिएगा। अब चलिए यहाँ पे भूकंप। अब भूकंप, अभी हम लोग बाढ़ के बारे में पढ़ चुके हैं, सुखाड़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए भूकंप कैसे आता है यहाँ पे बताया जा रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर दे रहा हूँ कि आपको दिखाई दे। अच्छा, नहीं देखने में कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि इसका जो मतलब कि फॉन्ट क्वालिटी है थोड़ा सा पतला पतला है, तो वीडियो का क्वालिटी 360 से ज्यादा ही करके देखिएगा। जितना क्वालिटी पे देखिएगा उतना ही स्पष्ट आपको दिखाई देगा। भूकंप क्या होता है, तो पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण भू सतह पर ऊर्जा तरंग से अचानक उत्पन्न हुए कंपन को भूकंप कहा जाता है। इसका मापन रिक्टर स्केल पर होता है। तो जब भी पृथ्वी में किसी कारण से उसके आंतरिक में मतलब पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हलचल होता है, तो वहां से कुछ तरंग निकलता है। कितने प्रकार का तरंग निकलता है, कौन सबसे घातक होता है, मैं पूरा आपको बताऊंगा, आपको चिंता नहीं लेना, अभी ध्यान से समझिएगा। बस उसी हलचल से जो तरंग आएगा उसकी वजह से पृथ्वी के जो हम लोग जिस सतह पे है, ऊपरी सतह पे कंपन शुरू हो जाता है। इस घटना को हम लोग भूकंप कहते हैं। और दूसरा प्रश्न यहां से क्या मिल गया कि भूकंप का मापन किस पे करते हैं, रिक्टर स्केल पे। ठीक, भूकंप में दो चीज की परिभाषा पूछेगा, केंद्र और अधिकेंद्र। तो भूकंप का वह स्थान जहां से भूकंप आरंभ होता है, भूकंप का केंद्र अर्थात कि फोकस कहलाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर ठीक ऊपर भू सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है, अधिकेंद्र कहलाता है। अब देखिए मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के नीचे यहाँ पे सभी चीजें, जहाँ पे केंद्र मतलब कि उत्पन्न हो रहा है भूकंप, और यहाँ पे हम लोग हैं, पृथ्वी का ये सतह है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहली बार जहाँ पे हलचल हुआ, जिस कारण से पृथ्वी के मतलब किसी भूवर्गीय घटना के कारण पृथ्वी में कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुआ, जिससे वहां पे हलचल पैदा हुआ। तो जहां पे हलचल पैदा हुआ, जहां से तरंग उठना शुरू हुआ, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि भूकंप का केंद्र है। और अधिकेंद्र कहां पे है, तो जहां पे सबसे पहली बार पहुंचा, मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा भू सतह पे, इस स्तर पे, तो यहाँ सबसे पहले अधिकेंद्र हो जाएगा। जैसे भूकंप का केंद्र मान लीजिए कि हिमालय के नीचे से किसी कारण से पृथ्वी में हलचल उत्पन्न हुआ, से तरंग निकलना शुरू हुआ, तो हिमालय का नीचे क्या हो जाएगा, जिस भी जगह से उठेगा वो भूकंप का केंद्र है। और मान लीजिए सबसे पहले
काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में भूकंप आया तो काठमांडू क्या हो जाएगा, अधिकेंद्र हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके हैं, केंद्र अधिकेंद्र। अब देखिए भूकंप से कैसे हम लोग बच सकते हैं, प्रबंधन कैसे उसका करेंगे, तो पूर्वानुमान तकनीक का विकास करना होगा। अब जानते हैं भूकंप वगैरह का पहले से अगर पता चल जाए तो वहां से लोग को हटा सकते हैं, तो अभी तक विकास नहीं हुआ लेकिन हम लोग को इस पे काम करना होगा। भूकंपरोधी इमारत बनाना होगा। भूकंपरोधी इमारत क्या होता है कि घर को वर्गाकार या आयताकार बनाइए, आगे मैं बताऊंगा, इस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी यही आप लोग अभी क्या है कि टू द पॉइंट समझिए, अगर 2 नंबर में प्रश्न आ जाए भूकंप का प्रबंधन कैसे करेंगे, तो ये सभी पॉइंट, भूकंप के प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित उपाय करना होगा, और ये सभी पॉइंट लिख देंगे, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कर सुरक्षा बल तैयार करना चाहिए ताकि भूकंप आ जाए तो वहां पे काफी लोग दब जाते हैं, मकान वगैरह गिर जाता है, तो उससे बचाव के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के सहयोग के लिए तैयार करना चाहिए। आपदा किट तैयार रखना चाहिए। ठीक है, आपदा किट में क्या क्या होता है मैं पूरा अभी चर्चा करेंगे हम लोग, अभी बस भूकंप और सुनामी में हम लोग। अब देखिए सुनामी की चर्चा करें, भूकंप तो हो गया, अब सुनामी कैसे आता है, तो समुद्र की तली में आने वाले भूकंप के प्रभाव से उठने वाली ऊंची ऊंची लहर को सुनामी कहते हैं। अब ये प्रश्न पूछता है कि समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी क्यों आता है, तो समुद्र के तली में भूकंप की वजह से सुनामी आता है। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुनामी आया था। ऊपर चर्चा की थी किस ईस्वी में बंगाल भारत में सबसे विनाशकारी सुनामी आया था, तो 2004। कब, तो 26 दिसंबर 2004 के दिन। सुनामी से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है, तो तटीय इलाके में भारी बर्बादी होती है, जो भी समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं वहां पे काफी बर्बादी होता है। नारियल वृक्ष का विनाश हो जाता है, समुद्र के किनारे जो भी नारियल वगैरह का खेती होता है वो सब टूट जाते हैं। पर्यटन दृष्टि से समुद्र तट का विनाश होगा। समुद्र तटीय इलाकों की मिट्टी का क्षय होता है, क्योंकि सुनामी में कहता है काफी तेज, एक तो समुद्र का पानी आएगा, उसमें आंधी बारिश सब चीज रहता है, तो इसलिए ये सभी नुकसान सुनामी से हम लोग देखते हैं। अब देखिए सुनामी प्रबंधन के उपाय, अर्थात कि सुनामी से कैसे हम लोग बच सकते हैं, तो मजबूत तटबंध का निर्माण करना होगा, बंदरगाह पर ऊंचे बांध का निर्माण करना होगा, मैंग्रोव वन का विकास करना होगा, हिम रेडियो से प्रसार करना, और तटीय प्रदेश लोगों को प्रशिक्षण देना कि सुनामी आने पर उनको क्या क्या करना चाहिए। तो ये सभी जैसे ही पूछेगा सुनामी से प्रबंधन के उपाय बताइए, ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज हम लोग पूरा आपदा प्रबंधन समाप्त करेंगे। देखिए भूकंपीय तरंग के बारे में बोला कि मैं आगे आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे देखिए भूकंप का जो तरंग, जो हम लोग चर्चा करते हैं, जो तरंग, जिस तरंग की वजह से हम लोग के मतलब कि पृथ्वी पर भूकंप आता है, वो तरंग 3 प्रकार की होती है। एक पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। तो आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार की तरंग होती है, तो पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए पी तरंग अर्थात कि प्राइमरी तरंग है, ठीक है, प्राथमिक तरंग। एस तरंग मतलब सेकेंडरी है, द्वितीयक। एल मतलब होता है आपका लॉन्ग, जो आपका वेव्स होता है, लॉन्ग तरंग है, ठीक है। अब पी तरंग को क्या बोलते हैं, तो हम लोग प्राथमिक तरंग। तो ये देखिए पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है और अनुदैर्ध्य ध्रुव तरंग होता है। तो 2 फैक्ट्स याद रखेंगे। सबसे पहले तो पूछे कितने तरह की भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, 3। कौन कौन, PSL। सबसे पहले कौन पृथ्वी पर पहुंचता है, तो पी तरंग अर्थात की प्राथमिक तरंग। और 21 प्रकार की तरंग होती है, तो अनुदैर्ध्य ध्रुव तरंग। देखिए एस तरंग तो ये द्वितीयक तरंग है, और ये अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखेंगे अनुप्रस्थ तरंग है। और एल तरंग जो होता है ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होता है, और ये दीर्घ तरंग है। अब देखिए आपसे पूछेगा सबसे अधिक विनाश पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचता है, तो पी तरंग। सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन है, तो एल तरंग। तो इससे भी खूब ज्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उससे देख लीजिएगा यहाँ पे किस रूप में प्रश्न आएगा। यहाँ पे 5 प्रश्न है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा जो भी प्रश्न है, क्योंकि आज एक क्लास में आप देख करो, इस पे क्लास खत्म होगा उसके बाद आधा घंटा आप काम कर लेंगे तो आपका आपदा प्रबंधन से आप निश्चिंत हो जाएंगे। इससे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आज के क्लास से बाहर होगा। अब अगला जो हम लोग का चैप्टर था जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, तो उसमें हम लोग मतलब कि आपदा आएगा तो कैसे जीवन रक्षण के लिए तुरंत हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए आपदा प्रबंधन 2 तरह से हम लोग आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं। एक आकस्मिक अर्थात कि आपदा आने के तुरंत बाद, और एक दीर्घकालीन की आप दीर्घकालीन में क्या होता है कि आपदा आने ही नहीं देंगे, कैसे हम लोग आपदा आने से रोक सकते हैं, उसके पॉसिबिलिटी को कम कर सकते हैं। आइए पहले आकस्मिक प्रबंधन देखते हैं। यहाँ पे देखिए बाढ़ की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये आकस्मिक प्रबंधन। तो बाढ़ की स्थिति में सुरक्षित जगह पर पहुंचना अथवा ऊंची भूमि पर बाढ़ मुक्त क्षेत्र में पहुंचना चाहिए। तो बाढ़ जैसे ही आएगा तो हमको, नहीं तो वैसे जगह अगर मिल जाता है जहां पे बाढ़ का प्रभाव नहीं है वहां पे जाएंगे, तो सीधे ऊंची भूमि पर जाएंगे। भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था करना चाहिए हम लोगों को।
बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना चाहिए, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था और जीवन रक्षक आकस्मिक दवाई की व्यवस्था करना चाहिए। तो ये बाढ़ से प्रबंधन का उपाय है। भूकंप और सुनामी आ जाए तब क्या करेंगे, तो राहत कैंप की व्यवस्था करना चाहिए, जहां से मान लीजिए किसी का घर टूट गया या कुछ भी उनको नुकसान हुआ तो वहां पर जाकर वो लोग रह सकते हैं। मृत व्यक्ति और जानवर का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, नहीं तो वो भी सड़े गलेगा तो वहां से भी महामारी वगैरह फैलेगा, सूक्ष्म जीव वगैरह उत्पन्न लेंगे। मलबे में दबे लोगों को निकालना चाहिए, अफवाह फैलने से रोकने का उपाय करना चाहिए, इंफ्रारेड कैमरे की सहायता से मलबे में दबे लोगों का पता लगाना चाहिए। अभी भी प्रश्न पूछता है कि मलबे में दबे लोगों का पता किस कैमरा से लगाते हैं, तो इंफ्रारेड कैमरा से। अब देखिए आग लगने की स्थिति में तो आग से फंसे लोगों को बाहर निकालना सबसे पहला कार्य, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना, आग के फैलाव को रोकने की व्यवस्था करना, आग से जले स्थान पर व्यक्ति के ऊपर ठंडा पानी डालना, अग्निशामक यंत्र को बुलाना। तो ये तो टू द पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी पूछेगा कि बाढ़ की स्थिति में कौन सा मतलब कि आकस्मिक उपाय किया जा सकता है तो ये सब लिखना होगा। भूकंप सुनामी की स्थिति में, आग लगने की स्थिति में, ये पूरा याद रखेंगे। देखिए आकस्मिक प्रबंधन के घटक क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन को क्या करना चाहिए, स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि बाढ़ या कोई भी आपदा आता है तो उसे कैसे हम लोग रोक सकते हैं। मॉक ड्रिल करना चाहिए, आपदा के समय लूटपाट या चोरी की घटनाओं को नियंत्रण करना, सहायता वितरण का प्रशिक्षण देना। और स्वयंसेवी संगठन का क्या क्या कार्य होता है आपदा के दौरान, फिल्म वीडियो दिखाकर आपदा से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, आपदा किट का वितरण करना, आपदा के दौरान भाईचारे का माहौल उत्पन्न करना, खाद वितरण की व्यवस्था करना। तो ये किस दल का क्या कार्य है यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा आगे मैं अभी आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। स्थानीय लोग को क्या जिम्मेवारी है, तो टोली बनाकर आपदा समूह तैयार करना, खाद भंडारण की व्यवस्था करना, विद्यालय में राहत शिविर में सामान तैयार करना और आपदा किट तैयार रखना, जैसे आकस्मिक समय के लिए पूर्व से आपदा किट तैयार रखना चाहिए। आपदा किट क्या होता है कि उसमें आपदा से निपटने के लिए हर एक जरूरी चीज उसमें उपलब्ध रहेगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा और इन सभी प्रश्न का उत्तर जरूर लिख लीजिएगा, जितना शब्द में जो कहा जा रहा है, भूकंप का केंद्र अधिकेंद्र में क्या अंतर है, ये पूरा आपको लिख लेना है। अगला जो पांचवा हम लोग का महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। संचार माध्यम आपदा काल के लिए महत्वपूर्ण है। दिन प्रतिदिन होने वाली आपदा के विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा प्रसारण किया जाता है। ठीक है, संचार से हम लोग देखिए, एक तो आपदा जैसे आ गया कहीं पे तो आप राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे उसका सूचना कैसे पहुंचाएंगे, तो आपके पास कोई ना कोई संचार का माध्यम होगा तभी। अब संचार के माध्यम तमाम होते हैं, जैसे दूरभाष, मोबाइल फोन, हैम रेडियो, फैक्स, उपग्रह फोन, ये तमाम तरह के हैं, लेकिन वर्तमान में सबसे प्रचलित कौन है, मोबाइल फोन है। अब संचार व्यवस्था भी बाधित हो जाता है आपदा के दौरान। क्यों हो जाता है, तो यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारण है केबल का टूट जाना, बिजली आपूर्ति बाधित होना, मतलब तार वगैरह टूट जाएगा, बाढ़ आ गया, मान लीजिए सुनामी आ गया, पोल वगैरह टूट गया, तभी संचार व्यवस्था, बिजली आपूर्ति बाधित हो गया तो मान लीजिए कोई ऐसा उपकरण था संचार में जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा था तो खराब हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। संचार तंत्र का मान लीजिए भवन ही गिर गया, भूकंप आया तो तभी आपका संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन टावर क्षतिग्रस्त हो गया तभी संचार व्यवस्था बाधित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। कह रहा है कि 2 अगस्त 2008 में कुसहा के नजदीक कोसी बांध क्षतिग्रस्त हो गया। अभी हम लोग चर्चा किए थे कोसी बांध कोसी नदी पे है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो 2 अगस्त 2008 में कुसहा के नजदीक कोसी बांध क्षतिग्रस्त होने के बाद संचार के सभी साधन बंद हो गए थे। वर्तमान समय में मोबाइल फोन सबसे लोकप्रिय संचार का साधन है। ये कई बार पूछा गया वर्तमान समय में सबसे संचार का लोकप्रिय साधन क्या है, मोबाइल फोन। हेम रेडियो गैर वाणिज्यिक परियोजना के लिए उपयोग किए जाने वाला संचार का माध्यम है। इसके संचालन के लिए ऊर्जा की आपूर्ति जनरेटर तथा बैटरी से की जाती है। प्राकृतिक आपदा के समय संचार के अन्य साधनों के अवरोध होने पर हेम रेडियो सफलतापूर्वक कार्य करता है। मतलब मान लीजिए टावर वगैरह क्षतिग्रस्त हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो गया, तो हेम रेडियो क्या होता है, जो एक मतलब ऐसे मशीन के जैसा रहेगा, जैसे माइक वगैरह कर रहता है, और एक ऐसा वायरलेस टाइप जो मतलब कि पहले सनसनाता है, उसका आप देखे होंगे, उसका केबल वगैरह मैच करना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा कि वो सभी चीज इसमें आपदा में कार्य करता है, क्योंकि उसके लिए कोई टावर वगैरह नहीं है, वो सीधे कहीं से बैटरी वगैरह से लाइन देकर उससे हम लोग संदेश भेज सकते हैं। संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन है, जिसका महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल और ई कम्युनिकेशन करना है। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला संचार साधन उपग्रह फोन है।
मान लीजिए धरती जैसे सैटेलाइट पे मतलब उपग्रह पे, यहाँ पे अंतरिक्ष पे रिले स्टेशन बनाया गया, जिसका काम होता है कि संदेश का आदान प्रदान करना, जिसका महत्व मोबाइल वगैरह का कम्युनिकेशन जो है बरकरार रखना। उपग्रह फोन हो, सैटेलाइट वाला फोन हो, तो आदमी उससे भी संदेश भेज सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या कि मान लीजिए नीचे आपदा आया है धरती पर, उपग्रह पर थोड़ा वो आया, तो वहां पे जो सैटेलाइट फोन है उस समय कार्य करता है। दो चीज कार्य करेगा आपका आपदा के दौरान, एक हेम रेडियो, एक सैटेलाइट फोन अर्थात उपग्रह वाला फोन। अब यहाँ पे भी कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रश्न इसी में से आएगा, यहाँ पे इसका उत्तर लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। अब चलिए अंतिम चैप्टर था छठा कि आपदा और सह अस्तित्व, आपदा के दौरान अपना अस्तित्व हम लोग कैसे बनाए रख सकते हैं। कह रहे आपसे कि आपदा के रूप एवं उसके प्रभाव को कम करने का उपाय। ठीक है, अब आइए देखते हैं भूकंप की स्थिति को कैसे कम करेंगे। सुनामी, बाढ़। अब भूकंप के लिए आपको सदैव सतर्क रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूकंप में आपका दिमाग मतलब एक्टिव होना चाहिए, यानी कि घर वगैरह हिलना शुरू, आपको पता नहीं चल रहा है क्यों हिल रहा है, क्योंकि भूकंप का कोई भी पूर्वानुमान नहीं होता है। अभी ऊपर चर्चा हम लोग की इसका कोई भी पहले से नहीं आएगा, मतलब कि हाँ भूकंप आने वाला है। अगर आ गया सूचना तो देखिएगा भूकंप आएगा नहीं, अगर नहीं आता है तभी भूकंप आएगा, तो सदैव सतर्क रहें। आपदा किट तैयार रखें। भूकंप रोधी मतलब आयताकार भवन बनाए। ठीक है, तो भूकंप से बचने के लिए कैसा भवन बनना चाहिए? आयताकार। तकनीकी दृष्टि से सुरक्षित संरचना का निर्माण करें। गलियों एवं सड़क का निर्माण अधिक चौड़ा करें। प्रत्येक मुहल्ले के आसपास पर्याप्त खुली जगह होना चाहिए ताकि भूकंप आए तो वहां पे आप भाग सके। आपदा राहत बल तैयार करना, तो भूकंप से बचाव के उपाय है। सुनामी से बचाव के उपाय, तो तट से दूर निवास क्षेत्र विकसित करना, वृक्षारोपण का कार्य करना, कंक्रीट अवरोधक का निर्माण करना, भूकंप एवं सुनामी अवरोधी मकान का निर्माण, सुनामी रिकॉर्डिंग सेंटर की स्थापना करना, वैकल्पिक संचार माध्यम तैयार रखना। बाढ़ से बचाव के उपाय पूछेगा तो आपको ये सभी फैक्ट देखिए, आप समझिए बाढ़ से बचाव का उपाय पूछा, कोई विद्यार्थी इस तरह 7 फैक्ट्स लिख दिया, उसका एक भी अंक कटेगा नहीं, कटने जा रहा है। तो बाढ़ से पहला उपाय के बचाव क्या है? पूर्वानुमान को मजबूत करना, जल ग्रहण संरचनाओं का निर्माण करना, स्तंभ आधारित मकान का निर्माण करना, वृक्षारोपण का कार्य करना, नदियों के दोनों तटों के सहारे तटबंध के मजबूती से निर्माण करना, नहरों की जाल तैयार करना, खाद्यान्न बैंक का विकास करना। ठीक है, अब भूस्खलन के दौरान और सुखाड़ के दौरान, तो यहाँ पे देखिए भूस्खलन से बचने के लिए ढलुआ स्थान पर मकान का निर्माण नहीं करना, वृक्षारोपण का कार्य करना, संभावित क्षेत्र में मजबूत दीवार का निर्माण करना, जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना, आपदा राहत बल तैयार रखना, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, सुखाड़ की स्थिति में तो यहाँ पे मिट्टी नमी आधारित कृषि का विकास करना, जल ग्रहण संरचनाओं में जल का भंडार रखना, सुखाड़ की स्थिति में मोटा अनाज पैदा करने की व्यवस्था करना, चरगाह की विकास करना, दूध उद्योग का विकास करना, मिट्टी में नमी संरक्षण हेतु भूमि पर घास का आवरण देना। तो ये सभी मतलब कि यहाँ से बचाव के उपाय था। ठीक है, तो इस तरह 6 चैप्टर में आपको बताया। चलिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको लिखा दे रहा हूँ जहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा फैक्ट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किस पे मापते हैं? तो सीस्मोग्राफ यंत्र से मापते हैं। ठीक है, पूरा ये फैक्ट्स है, सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? सीस्मोग्राफ यंत्र से। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य बहुत लंबी एवं कम कंपन वाली समुद्री लहरें होती है। सुनामी का प्रमुख कारण तो अभी हम लोग चर्चा की है, समुद्र में भूकंप का आना, तो याद रखेंगे सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का, और इसका प्रमुख कारण क्या होता है? समुद्र में भूकंप का आना। भूकंप निरोधी भवन किस प्रकार का हम लोग बना सकते हैं? तो आयताकार एवं वर्गाकार आकृति का भवन बनाना चाहिए। बिहार का शोक तो अभी चर्चा किए थे, कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये तमाम फैक्ट्स है जहां से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे इस साल। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा आपसे प्रश्न कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? तो नील नदी पर आसवान नामक जगह पर बनाया गया। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? तो नील नदी के आसवान नामक जगह पर। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1973 में। भारत सरकार द्वारा वाटर शेड विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1994 से 95 में। भारत सरकार द्वारा देश में कितने सूखा प्रभावित जिले की पहचान किया गया है? तो 77। ठीक है, तो ये सभी तमाम फैक्ट्स है जिसको आपको याद रखना, नोट डाउन करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए
पूछता है कि भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है, तो 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। भूकंप एवं सुनामी में मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस कैमरा का प्रयोग करते हैं, तो इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग करते हैं। सभी प्रश्न में आपको फैक्ट सीधे सीधे बता रहा हूं, सीधे सीधे प्रश्न आएगा। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। और बाढ़ के समय क्या करना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। आग से जलने की स्थिति पर जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स जहां से सीधे सीधे देखिएगा, यहां से प्रश्न आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अरे भारत में 56% भू क्षेत्र भूकंप प्रभावित है। सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि भारत का कितने भू क्षेत्र जो है, भूमि वाला क्षेत्र भूकंप प्रभावित है, तो 56%। भारत में 16 राज्यों में 16% भाग सूखा के चपेट में रहता है। भारत में भूस्खलन हिमालय क्षेत्र में एवं पश्चिमी घाट में अधिक होता है। हिमस्खलन भी हिमालय क्षेत्र में अधिक होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है, सुदूर संवेदी उपग्रह अर्थात कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए। तो तमाम फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। इस तरह पूरा आपदा प्रबंधन की हम लोग चर्चा आज की क्लास में की है। ये विद्यार्थी इस क्लास को बार बार देकर, 2 बार 3 बार देकर क्लास में याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपदा प्रबंधन से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए, आपको पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना है, या मान लीजिए कौन सा अपडेट आता है, कौन सा क्लासेस कब आ रहा है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम, इस तरह ऐप आता है, आप टेलीग्राम चलाते होंगे, उस पर इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसी तरह अगर सामाजिक विज्ञान का किसी भी सेगमेंट में जो जिसकी तैयारी आपका नहीं है, उसका 1 शॉर्ट नोट्स या इसी तरह रिवीजन क्लास चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।